फर्स्ट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा गैस इन लिक्विड। हम एक गैस को किस में डिसॉल्व करने वाले हैं? लिक्विड में डिसॉल्व करने वाले हैं। तो गैस इन लिक्विड के लिए जो लॉ हमारा यूज होता है वो होता है हमारा हेनरीज लॉ। क्या रहता है? हेनरीज लॉ। तो जब हम एक गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, मान लो ये था हमारा लिक्विड था, क्लियर है ये चीज। हमने ऊपर कोई भी गैसियस कंपोनेंट ले लिया इस तरीके से। अब ऊपर से हमने ऐसे क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ऊपर हमने क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया। तो अब ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा। तो अब देखो जरा, ये गैस जो ऊपर प्रेजेंट है, ये गैस जो यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके मॉलिक्यूल्स नीचे मूव करेंगे। तो जब इसके मॉलिक्यूल्स नीचे मूव करेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी, गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो यहाँ पे क्या होगी, सोल्यूशन में, सॉल्वेंट में इंक्रीज करेगी। सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। तो समझो जरा, solubility is the amount of substance that can be dissolved in a given amount of solvent। समझ में आ रही बात? मैक्सिमम अमाउंट हम किसी भी सब्सटेंस का डिसॉल्व कर सकते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, तो वो उसके क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। जनरली हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि जो 100 ग्राम सॉल्वेंट अगर हमने ले लिया, हमने सॉल्वेंट कितना ले लिया, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा, वो क्या कहलाएगी, उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गैस को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे, अब हमें पता है कि जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो वो गैस क्या करेगी, सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगी। मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो यहाँ पे लिक्विड में क्या करेगी, धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। क्लियर है ये चीज? अब समझो जरा, इसे करना क्या है। यहाँ पे एक और टर्म यूज होने वाला है, वो है हमारा पार्शियल प्रेशर। क्या है? पार्शियल प्रेशर। एक दूसरा टर्म यूज होने वाला है, वो है हमारा वेपर प्रेशर। क्या है? वेपर प्रेशर। तो हेनरी लॉ को समझने से पहले इन चीजों को थोड़ा सा समझ लो। मान लो हमने ये किया, दो लिक्विड का सॉल्यूशन बनाया और उसे एक क्लोज कंटेनर में क्या कर दिया, हमने बंद कर दिया। एक क्लोज कंटेनर हमने उसे क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब समझो जरा वेपर प्रेशर जनरेट कैसे हो रहा है। मान लो हमने वाटर लिया, वाटर के एक वेसल के अंदर क्लोज करके रख दिया। तो जब हमने वेसल के अंदर वाटर को क्लोज करके रख दिया, अब देखो होता क्या है कि जब भी सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें अगर थोड़ी बहुत भी हीट मिलती है तो वो क्या करते हैं, एवापोरेट करेंगे, वेपराइज करेंगे। तो जब यहाँ से ये मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे सरफेस पे प्रेजेंट है, वो मॉलिक्यूल्स सरफेस छोड़ के ऊपर आना चाहेंगे। क्लियर है ये चीज? तो धीरे धीरे कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ जाएंगे, फिर एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब रेट ऑफ कंडेंसेशन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो मॉलिक्यूल ऊपर चलेगा वो दोबारा से कंडेंस नहीं हो सकते। समझ में आ रही बात? तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो ऊपर जाएंगे वो दोबारा से कंडेंस भी हो जाएंगे। तो कुछ टाइम बाद एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, जब अमाउंट ऑफ वेपर्स प्रेजेंट इन द फ्री स्पेस एंड द अमाउंट ऑफ वेपर्स प्रेजेंट इन द लिक्विड बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। तो जब ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो उस टाइम पे होगा क्या कि अगर फ्री स्पेस में गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो वो गैसियस मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर पे क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। क्योंकि जब वो जाएंगे कोलाइड करेंगे वॉल से, तो वॉल से कोलाइड करने की वजह से वहां पे प्रेशर जनरेट होगा। और जब वहां पे प्रेशर जनरेट होगा तो वही प्रेशर हमारा क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। क्लियर है ये चीज? तो जो सॉल्यूशन में जो हम लिक्विड्स लेने वाले हैं वो लिक्विड्स हम वोलेटाइल लिक्विड लेने वाले हैं। वोलेटाइल लिक्विड क्या होते हैं कि जो नॉर्मल टेम्परेचर पे वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। जब वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो वॉल्स ऑफ कंटेनर पे क्या लगाएंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और वही उसे कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। क्लियर है ये चीज? तो वेपर प्रेशर क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब पार्शियल प्रेशर क्या है, तो देखो जरा, हमने अगर दो कंपोनेंट लिए ए और बी, कितने कंपोनेंट लिए, दो कंपोनेंट लिए ए और बी, तो दोनों का जो कंबाइंड प्रेशर होगा वो क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है ये चीज? ए और बी दो लिक्विड मिक्स किए, दोनों लिक्विड हमारे वोलेटाइल थे, दोनों के वेपर्स हमारे फ्री स्पेस में आए, उन्होंने प्रेशर लगाया, वो हमारा क्या कहलाया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहलाया। लेकिन ए और बी का जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा, समझ में आ रहा है, एक तो कंबाइंड प्रेशर था उसे हमने क्या कह दिया, वेपर प्रेशर कह दिया। क्लियर है ये चीज? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कह दिया।
अब जो उनका इंडिविजुअल प्रेशर होगा वो इंडिविजुअल प्रेशर क्या कहलाता है, पार्शियल प्रेशर कहलाता है। इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा वो हमारा क्या कहलाता है, पार्शियल प्रेशर कहलाता है। क्लियर है ये चीज? तो पार्शियल प्रेशर ध्यान में रखना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ध्यान में रखना। क्लियर है ये चीज? और पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर में चीजें क्लियर होनी चाहिए और ये अभी से क्लियर करके चलना, क्योंकि फिर आखिरी में जब क्वेश्चंस आते हैं फिर दिक्कत आती है। अब देखो हेनरी लॉ का स्टेटमेंट ये था कि जब एक गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है तो जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, solubility of gas is directly proportional to the partial pressure. Solubility of gas is directly proportional to the partial pressure of gas. तो जब solubility directly proportional है partial pressure के, तो solubility को measure करने के लिए जो term हम use करते हैं वो है हमारा mole fraction। वो क्या है हमारा mole fraction। तो mole fraction जो है वो directly proportional किसके निकल के आता है, पार्शियल प्रेशर के। समझ में आ रही बात? तो देखो जरा, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज्यादा यहाँ पे सॉल्युबिलिटी होगी। ये बात समझ में आ रही है? मतलब पार्शियल प्रेशर हम जितना ज्यादा लेंगे सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। क्लियर हुई ये चीज? तो जब ऊपर से प्रेशर ज्यादा लगेगा तो गैस उतना ही ज्यादा क्या होगी, डिसॉल्व होगी। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का जब हम साइन हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के यहाँ पे KH आ जाता है। इसे हम कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट। क्या कहते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। तो P इक्वल्स टू KH इनटू X होता है। क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू X। अब हेनरी लॉ कांस्टेंट हमारा क्या होता है, अगर मान लो हमने यहाँ पे गैस ली थी नाइट्रोजन, क्या ली थी, नाइट्रोजन, तो एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर जो KH की वैल्यू होगी NH के लिए वो भी हमारी कैसी होगी, फिक्स होगी। अगर हम टेम्परेचर वेरी करेंगे तो KH की वैल्यू भी क्या कर जाती है, वेरी कर जाती है। तो इंडिविजुअल गैस के लिए एक फिक्स टेम्परेचर पे KH की जो वैल्यूज होंगी वो भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो KH हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है। P हमारा क्या रहता है, पार्शियल प्रेशर रहता है। तो पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू क्या हो जाता है, KH इनटू हमारा क्या हो जाता है, X। और यही हमारा क्या कहलाता है, हेनरी लॉ ऑफ गैस इक्वल्स टू KH इनटू X। तो X यहाँ पे ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन किसका रहेगा, यहाँ पे गैस का मोल फ्रैक्शन रहने वाला है। क्लियर है ये चीज? पार्शियल प्रेशर भी हमारा किसका होने वाला है, गैस का होने वाला है। KH के लिए मैंने बोला KH जो है वो हमारा क्या कहलाता है, हेनरी लॉ कांस्टेंट कहलाता है। हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू एक फिक्स टेम्परेचर पे एक गिवन कंपोनेंट, मतलब एक गिवन कंपोनेंट के लिए वैल्यू क्या रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है। क्लियर है ये चीज? तो ये हमारा क्या हो गया, हेनरी लॉ हो गया। तो हेनरी लॉ को हम अगर हम छोटे तौर पे समझे तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा हमारा प्रेशर रहने वाला है उतना ज्यादा हमारा क्या रहने वाला है, सॉल्युबिलिटी गैस की उतनी ज्यादा रहने वाली है। क्लियर है ये चीज? दूसरी चीज, अगर यहाँ पे देखा होगा तो पार्शियल प्रेशर को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा था, KH इनटू X। X हमारा क्या था, मोल फ्रैक्शन कह लो या फिर हम इसे क्या कह लें, सॉल्युबिलिटी कह लें, दोनों एक ही चीज है। ठीक है? तो अगर KH और इसके बीच में हम रिलेशन निकालें तो कैसा रिलेशन निकल के आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो अगर किसी गैस के लिए KH की वैल्यू हाई होगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। समझ में आ रही बात? या फिर टेम्परेचर के साथ में अगर KH की वैल्यू चेंज हो रही है, समझो इस बात को, अगर टेम्परेचर के साथ में KH की वैल्यू चेंज होगी तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, चेंज होती है। अब देखो जरा इसे ध्यान में नहीं रखना, बस ऐसे समझो कि अगर एक गैस को हम लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करती है, ये बात हमें पता है। तो जब गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो KH की वैल्यू क्या कर जाती है, इंक्रीज कर रही है। समझ में आ रही बात? तो अगर कोई पूछे कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से KH की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ KH की वैल्यू भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। भूलने का तरीका है ही नहीं, भूलोगे ही नहीं। क्यों नहीं भूलोगे, क्योंकि देखो जरा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस बाहर निकलेगी,
क्योंकि मोशन बढ़ेगा। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी, तो उसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो जब सॉलिबिलिटी डिक्रीज करेगी तो pH की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आ रही बात, क्योंकि दोनों कैसे एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब सॉलिबिलिटी कम तो pH की वैल्यू हाई, और pH की वैल्यू हाई कब हुई थी, जब हमने टेम्परेचर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो बस यहाँ से ध्यान ऐसे रखने की अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो pH की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाती है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि pH और टेम्परेचर क्या रिलेशन हो सकता है, तो वो यही है, टेम्परेचर बढ़ाने पे pH की वैल्यू हमारी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। क्लियर हो गई ये चीज। उसके बाद ये है कि हेनरी लॉ की लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन कह लो या फिर ये कह लो कि हेनरी लॉ जो है वो कुछ तरीकों में ही एप्लीकेबल है। वो चीज क्या है कि एक तो प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर टेम्परेचर कम होगा तो गैस की सॉलिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो भी गैस की सॉलिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो गैस की जो सॉलिबिलिटी है वो मॉडरेट सॉलिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब ज्यादा कुछ सॉलिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, जो गैस है वो डिसोसिएट नहीं करनी चाहिए। समझ में आ रही बात। मान लो अगर तुमने कोई एक ऐसी गैस ले ली, मान लो तुमने क्या ले लिया, HCl ले लिया, और HCl को अगर तुमने किसी सोल्यूशन में पास किया और पास करने के बाद वो अगर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाती है, तब फिर वहां पे हमारा हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है ये चीज। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर तुम जिस गैस को ले रहे हो, जिस गैस को हम ले रहे हो, वो गैस सॉल्यूशन बनाने के बाद में कोई भी केमिकल रिएक्शन शो नहीं करनी चाहिए। क्लियर हो ये चीज। तो पहली कंडीशन क्या है कि प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा और प्रेशर ज्यादा होगा तो उस टाइम पे गैस की सॉलिबिलिटी बहुत ज्यादा होने वाली है। क्लियर है ये चीज। तो वहां पे फिर हमारा हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। तीसरी कंडीशन ये है कि गैस जो है वो सॉल्वेंट में जाने के बाद वहां पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, मतलब सॉल्यूशन का जब फॉर्मेशन हो गया तो सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के बाद में केमिकल रिएक्शन गैस नहीं करनी चाहिए। तीसरी चौथी कंडीशन ये है कि जो गैस है वो सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ये चीज। तो अगर ये चारों चीजें एप्लीकेबल है तभी वहां पे हेनरी लॉ एप्लीकेबल होगा। अगर ये चारों चीजें नहीं है, इनमें से कोई भी अगर एक वेरिएशन हो जाता है तो फिर वहां पे हमारा हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन जो काफी ज्यादा सीबीएसई के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट रहता है वो रहता है हेनरी लॉ के एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में तीनों एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ से। तो देखो पहला एप्लीकेशन ये होता है कि जब भी हम सॉफ्ट ड्रिंक जो हम कोका कोला या पेप्सी जो हम पीते हैं उसमें देखा होगा कि अगर तुम काफी ज्यादा उसे शेक करते हो तो उसमें से गैस एवापोरेट हो जाती है, मतलब जैसे ही तुम फिर उसका ढक्कन खोलते हो तो काफी अमाउंट में गैस क्या निकलती है, बाहर निकलती है। तो यहाँ पे भी वही होता है कि जो जब उन बॉटल्स को हम सील्ड करते हैं, बॉटल्स को जब हम सील्ड करते हैं तो उन बॉटल्स को सील्ड करने के लिए ऊपर से काफी ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाता है। काफी ज्यादा प्रेशर इसलिए अप्लाई किया जाता है ताकि जो गैस जो है वो गैस काफी ज्यादा अमाउंट में क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। क्लियर है ये चीज। तो जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स जो आती हैं, क्लियर है, वहां पे प्रेशर हाई प्रेशर में गैस को क्या किया जाता है, उसमें अप्लाई किया जाता है ताकि गैस इजीली उसमें काफी ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व हो जाए। दूसरा एप्लीकेशन जो है वो दूसरा एप्लीकेशन रहता है कि जो लोग डाइविंग करते हैं, जिन्हें हम स्क्यूबा डाइवर्स कहते हैं, जो वाटर में डाइविंग करके मतलब समुद्र में डाइविंग वगैरह करते रहते हैं, उनके केस में क्या रहता है कि जैसे ही हम डेप्थ में जाते हैं, सी में जब हम डेप्थ में जाते हैं तो वहां पे प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे तो ऊपर से वाटर लेवल ज्यादा रहेगा। जितना वाटर लेवल ज्यादा जाता जाएगा तुम्हें पता है कि उससे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो होता क्या है कि जब हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब जो गैस हम इनहेल कर रहे हैं, जो गैसेस हम इनहेल करते हैं, मान लो नॉर्मल एयर है, नॉर्मल एयर में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो काफी ज्यादा होता है, सबको पता है। तो मेन चीज क्या होती है कि जैसे ही हम डेप्थ में जाते हैं प्रेशर इंक्रीज करता है, और जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो गैसेस जो है वो ब्लड में काफी ज्यादा अमाउंट में क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे। तो लेकिन जैसे ही हम सडनली ऊपर आते हैं, स्क्यूबा डाइवर्स जैसे ही क्या होते हैं ऊपर आते हैं तो अभी क्या हो गया, प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो जब वो प्रेशर कम होता है, वाटर का जो प्रेशर लग रहा होता है, वो जब वो प्रेशर हटता है तो उससे होता क्या है कि जो गैसेस अभी तक ब्लड में डिसॉल्व हो जाती हैं वो गैसेस कम प्रेशर होने की वजह से, क्योंकि देखो उनकी सॉल्बिलिटी अब क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, सॉल्बिलिटी के था। तो अभी सॉल्बिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो जब सॉल्बिलिटी डिक्रीज करेगी तो गैस बबल्स के थ्रू बाहर निकलती है।
तो जब नाइट्रोजन गैस बबल्स के थ्रू बाहर निकलती है तो जो ब्लड की जो कैपिलरीज हैं वो कैपिलरीज बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, ब्लड की जो कैपिलरीज होती है वो स्मॉल होती हैं। तो जब वहाँ पे बबल्स क्रिएट होंगे तो बबल्स क्रिएट होने की वजह से ब्लड वेजल्स हमारी क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बेंड्स कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो स्क्यूबा डाइवर्स रहते हैं उनके जो सिलेंडर्स रहते हैं उनमें हम हीलियम का अमाउंट बढ़ा देते हैं और नाइट्रोजन का अमाउंट क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्लियर है ये चीज? तो स्क्यूबा डाइवर्स के केस में हीलियम का अमाउंट ज्यादा करते हैं, नाइट्रोजन का अमाउंट कम क्यों कर देते हैं? रीजन उसके पीछे सिंपल है कि जैसे ही सडनली वो ऊपर आते हैं तो उस टाइम पे फिर नाइट्रोजन काफी ज्यादा अमाउंट में बाहर निकलती है बबल्स के थ्रू, और वो ब्लड वेसल से क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जिस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बेंड्स कहते हैं। तो बेंड्स का अवॉइड करने के लिए हम उसमें हीलियम का अमाउंट क्या कर देते हैं, सिलेंडर में ज्यादा कर देते हैं। तीसरा एप्लीकेशन जो आता है, तीसरा एप्लीकेशन आता है कि जो लोग माउंटेन पे क्लाइंबिंग वगैरह करते हैं, तो देखो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वहां पे ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरी चीज क्या है कि जो प्रेशर है, जो हमारा प्रेशर रहता है वो प्रेशर क्या रहता है, कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमारा क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो उसकी वजह से जो बॉडी जो ऑक्सीजन इनहेल करती है उसका अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बॉडी जो ऑक्सीजन इनहेल करती है उसका अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब बॉडी में मसल्स जो हैं उन्हें अगर कम ऑक्सीजन मिलेगी तो बॉडी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती है। उसकी वजह से होता क्या है कि जो हमारा माइंड है उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी अफेक्ट होती है, प्लस हमारी बॉडी सपोर्ट नहीं करते, मतलब इजिली हम फिर मूवमेंट में भी हमें क्या होती है, दिक्कत होती है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एनॉक्सिया कहते हैं। तो एनॉक्सिया के केस में क्या होता है कि जैसे ही हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से बॉडी में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन डिसॉल्व होती नहीं है। तो जब ब्लड में उतनी ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी नहीं तो हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स को, ऑर्गन्स को, जो हमारा माइंड है उसे प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिलती नहीं है। तो जब प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिलती नहीं है तो माइंड जो है वो फंक्शन करना क्या कर देता है, बंद कर देता है, और वही कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, एनॉक्सिया कहलाती है। तो ये तीन एप्लीकेशन थे हेनरी लॉ के, तीन एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेनरी लॉ से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ पे पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं KH गिवन किया जाएगा। मोल फ्रैक्शन के लिए देखो मैंने मोल फ्रैक्शन के लिए वही बताया था, Na अपॉन Na प्लस NB। तो पहले तो वो तुमसे मोल फ्रैक्शन फाइंड करवा सकता है, उसके बाद वो तुमसे क्या पूछेगा, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर, या फिर पार्शियल प्रेशर गिवन करने के बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो ये होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व। समझ में आ रही बात कि हमने कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन यही आता है कि मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करो। क्लियर है ये चीज कि जो गैस हमने ली है उस गैस का मास कितना था। तो वहां से सिर्फ और सिर्फ यही चीज है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन यही आने वाले हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करो। चाहे कोई भी क्वेश्चन, अभी हम आगे हम देखेंगे राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन आने वाला है वो यही आने वाला है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व। तो क्लियर है ये चीज, इसलिए मोलैरिटी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर करो, बेसिक क्लियर करो, देन उसके बाद सॉल्यूशन पढ़ने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी।